आज हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर। किसी भी अभिक्रिया के तापमान में वृद्धि करने पर उस अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। जैसे ताप गुणांक से स्पष्ट है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना तक वृद्धि होती है, जिसे ताप गुणांक कहते हैं। और यह वृद्धि दो कारणों से हो सकती है। या तो संघट्ट आवृत्ति में वृद्धि के कारण हो सकती है, या फिर प्रभावी संघट्टों के अंश के कारण होती है। संघट्ट आवृत्ति में वृद्धि यानी कि टक्करों की संख्या में वृद्धि, अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि। ताप में वृद्धि होने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण प्रति एकांक समय अणुओं के मध्य जो आपस में टक्कर होती है उनकी संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण उस अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। सेकंड है प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट। इसमें किसी पदार्थ के सभी अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। किसी भी अभिक्रिया में सभी अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। ऐसा गतिशील अणुओं के मध्य टक्करों के कारण होता है। इन टक्करों के कारण अणुओं की ऊर्जा एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होती है, जिसे हम एक ग्राफ के द्वारा भी ज्ञात कर लेते हैं। इस ग्राफ में हम एक निश्चित ताप पर अणुओं की ऊर्जा और अणुओं के अंश के मध्य इस ग्राफ को खींचते हैं, जिसे मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र भी कहते हैं। इस ग्राफ में स्पष्टतः दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस में हमने ऊर्जा ले रखी है और वाई एक्सिस में अणुओं का अंश। अणुओं का अंश मीन्स होता है कि सक्रिय अणु बट्टे टोटल अणु को हम अणुओं का अंश कहते हैं। इसमें जब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो दो रेखाएं प्राप्त होती हैं, एक सीधी और एक हल्की मुड़ी हुई। इसके बाद आता है इससे संबंधित, ताप से ही संबंधित आरेनियस का सिद्धांत। इसमें आरेनियस ने कुछ मुख्य बिंदु बताए, जिसमें पहला है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार के अणु भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रिय और अक्रिय दो प्रकार के अणु भाग लेते हैं। सक्रिय अणु जो हैं वो आसानी से उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि अक्रिय अणु उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकते। थर्ड है सक्रिय अणुओं की ऊर्जा औसत ऊर्जा से अधिक होती है, जबकि अक्रिय अणुओं की ऊर्जा इनकी अपेक्षा कम होती है। इसी में है उसके बाद फिर चौथा पॉइंट है सक्रिय अणुओं के पास अतिरिक्त ऊर्जा अभिकारकों के अणुओं के आपस में टकराने से उत्पन्न होती है। जो भी सक्रिय अणु हैं उनके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वह उन अणुओं के आपस में टकराने के कारण उत्पन्न होती है। पांचवा पॉइंट है अक्रिय अणुओं के ताप में वृद्धि करके टक्करों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, जिस कारण उनके संक्रियण ऊर्जा में कमी के द्वारा अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। छठा पॉइंट है जब सक्रिय अणु परस्पर टकराते हैं तो संक्रियित संकर मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
जो कि उच्चतम ऊर्जा युक्त होते हैं। इस समय इनकी ऊर्जा अधिकतम होती है। यह अस्थायी होता है और शीघ्र ही टूटकर उत्पाद बनाता है। आर्यनियस ने एक समीकरण भी दे रखा है, K इक्वल ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ए आवृत्ति गुणक है, ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, टी तापमान और आर गैस नियतांक है। यदि हम अलग अलग तापों के लिए अलग अलग समीकरण प्रयोग करते हैं तो हम संकीर्ण ऊर्जा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम संकीर्ण ऊर्जा का जब मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम आर्यनियस का समीकरण लेते हैं, K इक्वल ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। इसके दोनों ओर हम लॉगरिथम ले लेते हैं। जब लॉगरिथम लेंगे तो लॉगरिथम K इक्वल लॉगरिथम ए माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। या हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस को आगे ले जाते हैं, प्लस को पीछे ले जाते हैं, तो लॉगरिथम K इक्वल माइनस ई अपॉन आर टी प्लस लॉगरिथम ए। इस समीकरण में हम ताप अलग अलग तापों पर ले सकते हैं, T1 T2। अलग अलग ताप होंगे तो उसके लिए वेग स्थिरांक भी अलग अलग हो जाएगा। जब ताप T1 होगा तो वेग स्थिरांक K1 हो जाएगा, ताप T2 होगा तो वेग स्थिरांक K2 हो जाएगा। इसमें हम ताप TT पर लेते हैं तो लॉगरिथम K1 इक्वल माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लॉगरिथम ए, हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ताप T2 पर लॉगरिथम K2 इक्वल माइनस ई ए अपॉन आर टी लॉगरिथम ए, ये हमारी सेकेंडरी इक्वेशन होगी। जब हमारी दो इक्वेशन प्राप्त हो जाते हैं तो हम सेकेंडरी इक्वेशन को से हम फर्स्ट इक्वेशन को घटाते हैं। जब हम घटाते हैं तो लॉगरिथम K2 माइनस लॉगरिथम K1 इक्वल माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस लॉगरिथम ए माइनस, फिर फर्स्ट को इसमें से माइनस करेंगे, माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस लॉगरिथम ए। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो लॉगरिथम ए और लॉगरिथम ए आपस में कट जाएगा। उसके बाद हम लॉग को कॉमन लॉगरिथम को अगर हम लॉग में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए लॉगरिथम के स्थान पर हम 2.303 लॉग लिख सकते हैं, या 2.303 लॉग K2 अपॉन K1 बराबर ई अपॉन आर हमने कॉमन ले लिया, कोष्टक के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। 2.303 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल ई ए अपॉन 2.303 आर कोष्टक के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल ई ए अपॉन 2.303 आर कोष्टक के अंदर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस समीकरण के द्वारा हम संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेटेड एनर्जी ई ए को ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में हम लॉगरिथम K इक्वल माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लॉगरिथम ए के द्वारा एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर वेग स्थिरांक लॉगरिथम K को लेते हैं। तब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम स्लोप या ढाल कहते हैं। उसका मान माइनस ई ए अपॉन आर के बराबर होता है।